चंदा, उस बात का जिक्र कर लें कि जिस तरह से आज मतदान है, तीसरे चरण का चुनाव है और उसको लेकर जिस तरह से हमारे अपडेट जो कितना परसेंटेज हुआ उसको लेकर हमारे सहयोगी सागर लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन इस समय पर मैं आरजेडी के कार्यालय में खड़ा हुआ हूं चंदा, और हमारे साथ आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा उर्मिला ठाकुर जी हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। मैम, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज। चलिए, धन्यवाद। मैम, जिस तरह से चुनाव चल रहा है, तीसरे चरण का चुनाव है, अगर पहले और दूसरे चरण के चुनाव को देख लिया जाए तो मतदान का जो प्रतिशत है वो उस तरह से नहीं बढ़ा जो बढ़ना चाहिए था, उसका क्या कारण नजर आता है? देखिए, लोग निश्चिंत हो गए हैं कि आरजेडी को जो 2 चरण का चुनाव हुआ उसमें आरजेडी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट देने का काम किया है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो लोगों के सामने जन सरोकार के सवाल पर 10 लाख चाहे नौकरी का सवाल हो, किसान का ऋण माफ़ करने का सवाल हो, चाहे वह बिजली बिल कम करने का सवाल हो, चाहे वो मनरेगा मजदूर हो, आशा बहू हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, ममता बहन हो या जीविका की बहन हो, सभी लोगों को जो अस्थाई नौकरी के साथ साथ दुगुना जो उनको वेतन मिल रहा है मानदेय के रूप में वो देने का सवाल हो, या समान काम के लिए समान वेतन शिक्षक का सवाल हो, इन सारे सवालों पर चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे मिथिलांचल में यूनिवर्सिटी देने की बात हो, बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी देने की बात हो, या बाढ़ पीड़ित कोसी का बाढ़ का इलाका के सब माने बाढ़ के सवाल पर हो, माने जन सरोकार के काबिल सवालों को 10 लाख नौकरी के साथ साथ महिला को सुरक्षा और जो कानून लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है कि किसी को अगर कोई गलत करेंगे तो उसको हमारी पार्टी नहीं बख्शेगी। तो ये सवालों को जान लोगों ने जो वोट प्रतिशत है, सारे लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वोट करने का काम किया है और प्रतिशत तो हमको लगता है प्रतिशत ज़्यादा ही बढ़ा होगा। नहीं, अगर परसेंटेज की बात कर ले तो बहुत मिनिमम बढ़ा, 1 या 2% तक बढ़ा है। जिस तरह से सोचा जा रहा था कि पलायन करके जो लोग वापस बिहार आए हैं तो उसे एक परसेंटेज में एक बड़ा उछाल देखा जा सकता था, लेकिन वो उछाल देखा नहीं गया है। एक पहला सवाल मेरा ये है, और दूसरा मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये कि जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, या कहीं कि जिस तरह से एनडीए की तरफ से लगातार आरोप लग रहे हैं, उनका ये कहना है कि संभल जाइए नहीं तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। किस जंगल राज की बात करते हैं? जंगल राज जिसको वो लोग बोल रहे हैं वो इसलिए बोलते हैं ना कि 90 से पहले की राजनीतिक क्षितिज पर जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का उदय नहीं हुआ था, उस समय आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति, गरीब गुरबा लोग, मैल कुचैल पहना हुआ लोग थाना पर नहीं जाता था, डीएसपी और कलेक्टर के आगे, एसपी के आगे नज़र मिला के हक और हकूक़ की बात नहीं करता था। और जब वो लोग कुर्सी पर बैठ कर के बात करने लगा, आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय में जो है सिर्फ सामाजिक स्तर पर ही नहीं, राजनीतिक स्तर पर भी हर जात बिरादर को हिस्सेदारी देने का काम किए। 107 लोगों को जो अति पिछड़ा का बेटा और बेटी था उनको राज्यसभा से लेकर विधान परिषद, पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजने का काम किए। सत्ता में भागीदारी देने का बात किए। 3 लोगों को उस राज को जंगल राज कहने का काम किया। जंगल राज में जो जिस राज को ये लोग जंगल राज कहते हैं, उस समय आदरणीय लालू प्रसाद जी चरवाहा विद्यालय के माध्यम से गैया बकरी चरती जाए और मुनिया बेटियाँ पढ़ती जाए। लेकिन आज बेटी घर में सुरक्षित नहीं है, शहर में सुरक्षित नहीं है। सरकार के पास जो रिमांड होम में 34 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो ये लोग क्या बोलेंगे? जंगल राज तो अब आया है कि थोड़ा सा वर्षा होता है और पटना के सड़कों पर जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हाफ पैंट पहन के भाग रहे होते हैं, चमकी बुखार से हजार बच्चों की मौत हो जाती है, कोरोना पीड़ित के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, बाढ़ पीड़ित के लिए ना कोई व्यवस्था होती है, न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज की व्यवस्था होती है। तो ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग फेल हैं लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से। मैम, जिस तरह से आंकड़ा पेश किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब लालू और राबड़ी वाला शासनकाल था उस समय पर केवल 700 मेगावाट बिजली थी, आज हमने 6000 मेगावाट कर दी है। इस आंकड़े को किस तरह से देखिए? इन लोग जो बोल रहे हैं, जब हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी मैडम जी का सरकार रही बिहार में, केंद्र में किसी न किसी दूसरे पार्टी की सरकार थी और सतेला व्यवहार होता था, बिहार को बांटने का इन लोगों ने काम किया। जो रॉयल्टी आती थी दक्षिण बिहार से वो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। बिहार के पास सिर्फ बालू और बाढ़ का पानी मिला और इन लोगों ने वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, कहीं कुछ देने का काम नहीं किया। आदरणीय लालू जी 7 यूनिवर्सिटी दिए। जब रेल मंत्री बने
तो जब बाढ़ आया बिहार में 1100 करोड़ का पैकेज दिए, 80,000 कूली को एक बार नौकरी दिए, घाटे में चल रहे रेलवे को 98,000 के मुनाफे में पहुंचा दिए। ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग जो है मुद्दा से हट के बात करते हैं। और जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है तो नीतीश कुमार का इकबाल डूब चुका है। कोई भी आप थाना चले जाइए, कहीं चले जाइए, बिना घूस का कहीं पर काम नहीं होता है, कोई सुरक्षित नहीं है। और जहाँ तक बिजली का बात आपने उठाया, मैं बता देना चाहती हूँ, यूपीए सेकेंड के गवर्नमेंट में राजीव गांधी विद्युत परियोजना के तहत जो है बिहार में बिजली आई, जिसका ये पीठ थपथपा रहे हैं। राजीव गांधी विद्युत परियोजना का बिजली है जो गाँव और गमई तक गया। ये दिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का है। आदरणीय रघुवंश बाबू आज दुनिया में नहीं है। ग्रामीण विकास के तहत ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे। रोड जो है आज चमक रहा है, सब उनका देन है। ये लोग तो बेईमान आदमी बैठे हुए। सवाल मेरा, तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जब पिछली बार नीतीश कुमार हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर कहा था कि वो 35 घोटाले उनके ऊपर हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अब इस 35 में आप 25 और जोड़ लीजिए, इतने घोटाले उनके ऊपर हैं। जब वो आपके साथ थे तब आपने उन 35 का जिक्र क्यों नहीं किया था? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, लोग देश में जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो जो देश के फांसी पर खुदीराम बोस जैसे लोग, वीर भगत सिंह जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोगों ने जो फांसी पर तख्त पर लटकने का, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा तंग उन्हीं को। हमारे आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी आम आवाम की रक्षा के लिए, बिहार की रक्षा के लिए, एनडीए को रोकने के लिए नीतीश कुमार जी से समझौता किए थे। उनको पता था कि ये जब नीतीश जी बोलते थे ये बड़का झूठा पार्टी है और बीजेपी का मतलब होता है भारत जलाओ पार्टी है, उसे बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए आदरणीय नेता ने समझौता किए थे। और उन्होंने बोले थे कि ज़्यादा सीट भी हमें आएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश को ही बनी। इन्होंने कुर्बानी देने का काम किए। इन्होंने जो है विधानसभा का सभापति का पद भी देने का। 35 घोटाले थे, वो 35 घोटाले हैं या नहीं है? नहीं, अभी तो 60 घोटाला है। आप देख रहे हैं, मैं एक महिला हूँ और 13 महीनों में 8 बच्चा कागजे पर हो जाता है। कहाँ घोटाला नहीं हुआ है? को घोटाला से लेकर के सृजन से सारा चीज सर्टिफिकेट सब घोटाला है। इस राजपाट में घोटाला है। इसलिए सीबीआई के छड़ी के डर से ये कहते थे नीतीश जी की मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि डीएनए खराब कहा, लेकिन सीबीआई के डर से घुटना टेकने का काम किए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आम आवाम के लिए जो है वो टूटना जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं। आम आवाम की रक्षा के लिए चाहे आजीवन जेल में रहना पड़े, एक एक कार्यकर्ता को लालू यादव बन के आज लड़ रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी जी आज बिहार के जो है मुख्यमंत्री के रूप में सामने खड़े हैं। ये सारे लोग देख करके लालू जी को जेल भेज करके तो नहीं मिटा पाए, बदले में आज बिहार के सारे लोग, आम आवाम ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्होंने आम आवाम और जन सरोकार के सवालों पर इन लोगों को, बिहार को आगे ले जाने के लिए तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार के लिए लोग तैयार हैं। अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से हम लगातार, हमारी टीम लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा अभी तक कर रही थी, परसों तक हम क्षेत्र में ही थे, मैंने खुद तमाम विधानसभा का दौरा किया है, वहां उतना विकास नजर नहीं आता है जो आना चाहिए था। अगर हम छपरा की जैसे अगर बात कर लें तो छपरा में लालू प्रसाद यादव का जो सियासी सफर था वो वहीं से शुरू हुआ, और जिनकी आपने बात की जेपी नारायण जी, उनका जन्म वहां हुआ, और तमाम ऐसे सियासी लोग जो शीर्ष तक पहुंचे वो लोग वहां से शुरू करते हैं। उसके बाद भी छपरा पिछड़ा हुआ रह जाता है। और ये सिर्फ बिहार के किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं। उसका क्या कारण रहा? देखिए, 15 सालों में जो विकास हुआ, जो लोगों को रोजगार दिया गया, आप देखिए, मैं महिला हूँ, महिला के लिए बिहार पहला राज्य है जहाँ आदरणीय लालू जी ने मैटरनिटी लीव महिलाओं को दी, जो पूरे देश में लागू हुआ। ये आपको ऐसा उदाहरण मिल जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिला को जो है 33% आरक्षण आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिए। जो गांव गमई की महिला आज मेरे जैसा दाढ़ी बनाने वाली की बेटी कुर्ता पहन के भाषण दे रही है, ये उन्हीं का देन है, सामाजिक न्याय का देन है। दूसरी बात है कि जो विकास उन्होंने किए, चाहे सशक्त यूनिवर्सिटी का सवाल हो, प्रोफेसर की बहाली का हो, टीचर की 35,000 टीचर की बहाली हो, ओवरसीएल की बहाली हो, सभी को जो अस्थाई नौकरी देने का आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो काम किए, उनका मुकाबला उस लिस्ट को देख लीजिए और आज 15 साल के लिस्ट को देख लीजिए। जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया डबल इंजन की सरकार में, वो सारे जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, हर क्षेत्र में आप देखिएगा कि बिहार नीचे पायदान पर खड़ी है। डबल इंजन की सरकार में तो जो
तेज रफ्तार से विकास होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ। ये लोग बोलते हैं कमर तोड़ महंगाई। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी का राज पर था तो 2 रुपये केजी आलू था, उसी राज को लौटा दे ये लोग। आज 50 रुपये केजी है, 100 शतक मारने जा रही है आज प्याज, और ये लोग गला में प्याज पहन के चलते थे, कहते थे महंगाई आ गया, हमको पेट्रोल डीजल का कीमत देखिए। सारे जगह जो है ये लोग फेल हैं, कभी भी मुद्दा की बात नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा मन की बात करते हैं, अहंकार में चूर होकर बात करते हैं। इनको जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं। आप सोचिए कि 5 साल के लिए जनता वोट दी, महागठबंधन को वोट दिया, और जनता के जनादेश को डकैती करके जाने वाला लोग को कभी जनता स्वीकार कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। 5 साल के लिए जनता वोट देती है, लेकिन ये जो है 5 साल जगह पर 4 साल माने 4 बार ये सत्ता का कुर्सी कुमार जी पलटी मारने का काम करते हैं, तो क्या बिहार का विकास होगा? अब समझा जा सकता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं इतिहास लिखूंगा और पहली बार पहली कैबिनेट में मैं 10 लाख नौकरियों पर हस्ताक्षर करूंगा, इससे अलग दूसरे और ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर सबसे पहले नजर रखी जाएगी और उन पर जो है उठाया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा? देखिए, हमारे नेता आपके सामने हर मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर। हमारे नेता ने बोले जो कानून का इकबाल डूब चुका है। पहला मुद्दा तो है कि 10 लाख युवा को पहली कलम से कैबिनेट की फर्स्ट बैठक में उनको अस्थाई नौकरी दिया जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी आज जो बिहार है 11 करोड़ जनता में 65% युवाओं की आबादी है, और 46.6 जो है बेरोजगारी है यहाँ का। ये डबल इंजन की सरकार का देन है। आज तक ये पलायन नहीं रोक पाए, आज तक ये बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, और बदले में जो है लॉ एंड ऑर्डर का इकबाल डुबा दिए कि हर 3 घंटा पर एक महिला का बलात्कार हो जाता है। चोरी डकैती छिनतई का तो नाम ही नहीं लीजिए, मर्डर का तो नाम ही नहीं लीजिए। कौन दिन ऐसा है जिस दिन 2-4 मर्डर नहीं इनके राजपाट में हो रहा है? इनके नाक के नीचे जो है 15-15 लाख रुपया कहते थे, अब विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहर अली चौकसी के माध्यम से देश का व्हाइट मनी चला गया। तो इन लोगों ने देश को लूटने का काम किए। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो कहे हैं 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और सेकंड जो सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर का कानून का जो इकबाल डूब चुका है, इसको जरूर दुरुस्त करेंगे, क्योंकि वो बोले हैं कि हम किसी को जो है बकसने नहीं जाएंगे, छोड़ने नहीं जाएंगे। जो भी दोषी होगा उसको निश्चित रूप से हमारे न्यायप्रिय सामाजिक हमारे आदरणीय लालू जी तो सामाजिक न्याय दिए, सामाजिक न्याय के साथ विकास की, आदरणीय तेजस्वी आर्थिक न्याय के साथ भी विकास करेंगे, उसको भी जोड़ा जाएगा। ये सारे चीज़ों पर काम हमारे यहाँ होंगे। जो महिला लोग हैं, अगर बिहार के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाएं और किसी भी हिस्से में खड़े होकर आप उंगलियों पर समस्याओं को गिन सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जितनी भी और इस तरह की चीजें, रोजगार, और जिस तरह से बड़ी संख्या में एक पलायन होता है, अगर इन सबको देख लिया जाए कैसे, और सबसे बड़ी समस्या एक बाढ़ की भी होती है, हर बार हम बिहार को डूबते हुए देखते हैं। इन सारी चीजों पर किस तरह से व्यवस्था इन पर बनाई जाएगी ताकि ये चीजें देखने के लिए ना मिले, और बाढ़ को लेकर किस तरह से समाधान होगा? हमारे आदरणीय नेता आप मैनिफेस्टो में देखे होंगे कि कोसी का जो बाढ़ इलाका है उसके लिए उन्होंने बोले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात किया जाएगा। पानी इतना आती है, चाहे नेपाल से आवे या बाढ़ कोसी का जो प्रकोप होता है, उसके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो, हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में ये बात है, और उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, वहाँ पर भी व्यवस्था की जाएगी ताकि हमारे जनता मालिक को निजात मिले। हमारे जनता मालिक ने जो हमारे नेता पर भरोसा किए हैं, आज अंतिम चरण का वोट है, और कोसी इलाका का लोग सारे के सारे लोग हमारे आदरणीय तेजस्वी जी पर भरोसा किया है, विश्वास किया है, और सारे लोग उनको वोट दे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए हैं और दे रहे हैं। और उनका कहना है कि तेजस्वी ही हमारी समस्या से उबार सकते हैं, और उस चीज़ को भी हमारे नेता लिए हैं अपने। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एनडीए के तमाम नेता इस बात का आरोप लगाते हैं कि ये दूसरा वाला जो पक्ष है वो शहीदों पर सवाल उठाता है, सेना पर सवाल उठाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग को सेना से कोई लेना देना नहीं है। आप सुने होंगे इनके नेता को, ये बोले थे जो चौबे साहब, अश्विनी चौबे जी, कि सेना मारने के लिए भर्ती होता है। हमारे नेता ये शब्द नहीं है। हमारे नेता हर सैनिक के दुख के दुखी जो शहीद हुए हैं, सेना को सेहरा मिलना चाहिए। हमारे नेता नरेंद्र मोदी की तरह नहीं कहते मैंने मार गिराया, सेना ने मार गिराया, वो बोलते हैं। हमारे नेता नहीं बोलते हैं। हमारे नेता उन जवानों को, उन शहीदों के
जो है घर और परिवार तक पहुंचते हैं, देखते हैं, जाते हैं, उनके दुख सुख में साथ हैं और साथ रहे हैं। ये सारे लोग देश और दुनिया देख रही है, इन लोगों को कहने से ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि जब मैं विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा था तो मैं पहुंच रीगा विधानसभा, वहां एक कस्बा पड़ता है बैरगनिया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक शहीद वंशी चाचा हैं, जो उनके परिजनों के हालात आज भी वैसे ही हैं। आज भी वो खपरेल के घर में रहते हैं, चूल्हा जलाते हैं, आज भी ठेला लगाकर गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार ने एक पुल सेतु वहां पर बनवाया है बागमती पर, तो वो इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है कि अपने वंशी चाचा को सम्मान दे दिया है। उनका असली सम्मान कैसे होगा जब उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी, होठों पर रौनकें लौट कर आएंगी? वो कब मिलेगा उनको सम्मान? देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी और हमारे नेता, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है अपने नेता पर। हमारा नेता के पास इन सवालों को आप लोग उठा रहे हैं जाए तो निश्चित हमारे नेता उस पर भी विचार करेंगे। और ये लोग वो लोग हैं, याद कीजिए कारगिल युद्ध को, जब कारगिल युद्ध हुआ था और जिस बर्तन में लाश आती है, ताबूत घोटाला करने वाले तो यही लोग हैं। उनके तुरबत पर आज नहीं है एक भी दिया, जिनके खून से जले थे चिरागे वतन, आज जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। ये शहीद का कफन बेचने वाले लोग, ताबूत घोटाला करने वाले लोग, शहीद की मर्म को क्या जानेंगे? जिनके अगर बिहार चुनाव की बात कर ले, जिस तरह से मैंने अपनी तरह से विश्लेषण किया चुनाव का, तो मैंने यही देखा कि प्रथम चरण के चुनाव से पहले जितनी भी सभाएं हुई उसमें रोजगार मुद्दा था, या फिर पलायन मुद्दा था, या लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का मुद्दा था। जैसे जैसे हम दूसरे चरण के चुनाव की तरफ चले तो उसके बाद चीजें बदलने लगी, फिर उसमें पाकिस्तान आ गया, कश्मीर आ गया, ऐसे मुद्दे आने लगे, राम मंदिर आ गया। जब हम तीसरे चरण की तरफ चले तो भारत माता की जय बीच में आ गई। यानी कि विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा कहीं पीछे छूटता चला गया इन चुनावी सभाओं में ही। फिर वापस कैसे आएंगे हम रोजगार पर और उस विकास के मुद्दे पर? देखिए, इन लोगों के पास कोई सवाल नहीं है। गाय गंगा दंगा, इनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान, इनके पास शमशान और कब्रिस्तान के सिवा कोई नहीं है। मंदिर मस्जिद के सिवा इन लोग के पास कोई सवाल नहीं है। ये आज तक लोगों को ठगते आए, लेकिन हमारे नेता कहते हैं कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। जो हजारों हजार 40 लाख कोरोना पीड़ित लोग जो पैदल आने पर मजबूर हुए और जिसको रोकने का काम नीतीश कुमार जी किए, और जिनको कहते थे जो जहाँ हैं वहीं रहो, व्यवस्था करेंगे, लेकिन रेंट देने के सवाल पर, खाने के सवाल पर कोई सहयोग उनको नहीं मिला और पैदल आने को मजबूर हुए। ये सारे लोगों ने कसम खा रखा कि इनको जो है हम जरूर सबक सिखाएंगे। बिहार का जो उड़ती चिड़िया को कहता है हल्दी लगाना, हम जरूर हल्दी लगाएंगे। अब इनका वो मुद्दा बेकार हो चुका है और जो वर्तमान मुद्दा है, आप देखते होंगे हमारे नेता, हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, उन मुद्दा पर हमारे नेता कल भी कायम थे, आज भी हैं। और जनता मालिक का अगर दया प्राप्त हुआ, कृपा प्राप्त हुआ, तो हम लोग उन मुद्दे पर अमली जामा हमारे नेता पहनाने का काम करें। बिल्कुल, शुक्रिया उर्मिला जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से उन्होंने बताया, हम वापस चलेंगे एक बार फिर से नोएडा स्टूडियो चंदा के पास। और चंदा, जिस तरह से उर्मिला ठाकुर जी ने बताया कि जो हमारे मैन्युफेस्टो में लिखे हुए हैं, जितने ऐलान हमने किया है, उन सारी बातों पर अमल किया जाएगा और उनको लागू करने का काम किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया के आपका। लेकिन जिस तरीके